नोएडा में डॉग बाइट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नोएडा के थाना सेक्टर 113 क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां पर एक पिटबुल ने 8 वर्ष के मासूम पर हमला कर दिया। इस दौरान मासूम बच्चे को कई जगह से काट लिया गया, जिससे वह घायल हो गया है। मासूम बच्चे की मां ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की है, जिसके बाद पुलिस ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल नोएडा के सेक्टर 113 थाने पर सोरखा गांव की रहने वाली संतोष ने शिकायत दी है कि उनका 8 साल का बेटा सिद्धांत रविवार की रात अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी अभिषेक नामक व्यक्ति ने पिटबुल डॉग ने उस पर हमला बोल दिया। उस कुत्ते ने उसे कई जगह पर काट लिया है और इस हमले में मेरा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिससे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये थाना क्षेत्र सेक्टर 113 के अंतर्गत एक महिला के द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि सोरखा क्षेत्र में उसका बेटा अपने रिश्तेदारी में गया हुआ था और जहां पर उसके बगल में रहने वाले व्यक्ति का पिटबुल कुत्ता है, जो उनका पालतू कुत्ता है, उसके द्वारा उनके बच्चे पर हमला किया गया और 4-5 जगह उसको चोटें आई हुई हैं। उसका उपचार कराया जा रहा है। इस तरीके पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया और जो पिटबुल कुत्ते के मालिक थे उनको गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। किस तरीके की जांच करा दी नस्ल को लेकर? देखिए, उसकी नस्ल को लेकर के FIR पिटबुल कुत्ते के रूप में दर्ज की गई है। उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, ओनर के पास हम लोगों ने मांगा था तो उसकी प्रजाति के निर्धारण के लिए हम लोगों ने जो पशु चिकित्सा अधिकारी, इसके अलावा अन्य जिसको हम लोग लिख रहे हैं और जैसी आख्या हमको प्राप्त होती है तदनुसार मालिक के खिलाफ जो भी सुसंगत धारा बनेगी उसके अनुसार हम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई और भी सुनिश्चित कराएंगे। ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट अटकने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट की लॉ रेजिडेंसिया सोसाइटी का है, जहां पर लिफ्ट अचानक से रुक गई, जिसमें एक युवक फंस गया और करीब आधा घंटे तक वह युवक को लिफ्ट के अंदर फंसा रहा। फिलहाल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की लॉ रेजिडेंसी सोसाइटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स लिफ्ट के अंदर फंसा हुआ है और बाहर से कई लोग उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और लिफ्ट को खोलने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन लिफ्ट नहीं खुल रही है। लिफ्ट के अंदर फंसा हुआ युवक बाहर के लोगों से मदद व पानी मांग रहा है। इस दौरान एक महिला जो कि लिफ्ट के बाहर है, वह उन लोगों से पानी देने की बात भी कह रही है। वहीं नोएडा में एलिवेटेड रोड मरम्मत के बाद पूरी तरह खोल दिया गया है और दोनों ही सड़कों पर सुबह 6 बजे से ट्रैफिक गुजरना शुरू हो गया है। नोएडा अथॉरिटी ने मरम्मत में पुरानी सड़क उखड़वाकर एक नई परत बिछाने का काम पूरा कर लिया है। अब नई परत के ऊपर दूसरी परत बिछाई जानी है। इसका काम भी सेक्टर 18 से सेक्टर 60 जाने वाले रोड पर करीब 75% काम पूरा हो चुका है। वहीं सेक्टर 61 से सेक्टर 18 की तरफ आने वाले रोड पर दूसरी परत का काम करीब 15% पूरा हो गया है। पहली परत दोनों रोड पर बिछ जाने से वाहनों के गुजरने में कोई समस्या नहीं होगी। DCP ट्रैफिक अनिल यादव ने बताया है कि ऐसे में ट्रैफिक सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक खोला जाएगा। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नोएडा अथॉरिटी दूसरी परत बिछाने के काम करवाती रहेगी। एलिवेटेड रोड पे रीसर्फेसिंग का कार्य चल रहा है, जिसमें सेक्टर 18 अंडरपास से लेकर के और 60 अंडरपास तक का एक तरफ का रीसर्फेसिंग का काम पूरा हो गया है। अब उस पर जो मैनुअल काम होना है वो काम रात में हो रहा है। दूसरी तरफ का काम 18 अंडरपास से लेकर के और इस्कॉन मंदिर तक का पूरा हो गया है। 4th फेज का काम चल रहा है 31-25 चौराहे से लेकर के और 18 अंडरपास तक का। इसके उपरांत जो ट्रैफिक है वो दिन में 7 बजे के बाद से लेकर के और रात में 11 बजे तक उस पर ट्रैफिक चलेगा और रात के समय दोनों साइड बंद होंगी और उस पर जो है जो मैनुअल काम है उस पर रीसर्फेसिंग का वो कार्य होगा। दिन में पूरी तरह खुला रहेगा? हाँ, दिन में पूरी तरह 7 बजे से लेकर के इवन 6 बजे से लेकर के रात में 11 बजे तक पूरी तरह से खुला रहेगा। दोनों तरफ का खुला रहेगा और रात के समय उस पर मैनुअल काम होगा, क्योंकि वो थोड़ा टाइम टेकिंग काम है, तो भी चलेगा अगले 20-25 दिन। बट दिन के समय 6 बजे से लेकर के और रात 11 बजे तक ये पूरी तरह से पब्लिक के लिए ओपन रहेगा। इस पे आम जन का जो आवागमन वो सामान्य रहेगा। अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त का काम तेजी से बढ़ रहा है। अभी कई इलाकों में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में पुलिस ने भी अपने इंटेलिजेंस को मजबूत कर रखा है। हाईवे थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक बाइक सवार हथियारों की तस्करी का काम करता है और जो भरतपुर रोड की तरफ, तभी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बताए गए शख्स के हुलिये के आधार पर बाइक सवार को रोककर पूछताछ की तो उसने अपना नाम अजीम निवासी क्वारसी अलीगढ़ बताया है। पुलिस ने अजीम से 15 तमंचे भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी से अन्य गिरोह से जुड़े लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई। थाना हाईवे पुलिस ने पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी रिफाइनरी के क्लोज सुपरविजन में सराहनीय कार्य किया है और इसमें एक असलाहा तस्कर
गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम अजीम उर्फ गटुआ है, जो कि थाना क्षेत्र वारसी जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है। इसके पास से 15 कंट्री मेड पिस्टल्स बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुआ तथा चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस मामले की लीड विगत कुछ दिन पहले थाना हाईवे क्षेत्र में ही डकैती की योजना बनाते हुए कुछ अपराधी पकड़े गए थे और उनके पास से जो असलाह बरामद हुआ था उसकी चेन को डेवलप किया गया था और पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए इस अपराधी तक पहुंची और इसे गिरफ्तार किया और इस भारी असलहों की बरामदगी इससे की है। उधर जंगल से करीब आधा किलोमीटर की दूरी तय करके मिर्जापुर के बिलाही गांव के घर में घुसा तेंदुआ भारी मशक्कत के बाद पकड़ा गया। वन विभाग के साथ ही पुलिसकर्मी हलकान रहे। तेंदुआ के हमले में श्रवण कुमार गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। तेंदुए को पकड़ने की घेराबंदी किया गया। बस्ती में तेंदुए के आने के उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। हमले के दौरान बेलहाली गांव निवासी 40 वर्षीय श्रवण कुमार घर में सो रहे थे। भोर में करीब 5:30 बजे घर से बाहर निकले। घर के बाहर कदम रखते ही तेंदुआ ने हमला कर दिया। शोरगुल मचाते हुए श्रवण बाहर की ओर भागे और तेंदुआ घर के अंदर घुस गया। वनकर्मियों ने पिंजरा मंगाकर तेंदुए को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। हालिया गांव, एक हालिया गांव में बेलाही गांव पड़ता है हालिया क्षेत्र में, तो जिसमें कि इस गांव में तेंदुआ निकला था और काफी मकसद के बाद वन विभाग की टीम आई, जिसमें कि कानपुर की भी टीम आई थी। उसमें काफी मशक्कत के बाद वो टीम रेस्क्यू की उस तेंदुए को और लेकर गई। उसमें एक व्यक्ति को जोखिम कर दिया तेंदुआ ने। आज प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी द्वारा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे एवं शहीद भगत सिंह पार्क सेक्टर 150 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एसओ महोदय ने उद्यान विभाग से संबंधित कार्यों का जायजा भी लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। दरअसल नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 150 में नोएडा अथॉरिटी ने शहीद भगत सिंह पार्क विकसित किया गया है और शहीद भगत सिंह पार्क आजादी के आंदोलन का भी गवाह रहा है। 216 साल पुराने इस पार्क का नाम तो बदला, लेकिन इसने तमाम रैलियों, सभाओं और आंदोलन के दौरान अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है। आज ये सुबह और शाम के समय योग और टहलने वालों का केंद्र बना हुआ है। नोएडा थाना फेज 1 क्षेत्र में स्थित सेक्टर 95 स्थित पेट्रोल पंप पर 7 मई को सेल्समैन समेत अन्य कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के मामले में नोएडा पुलिस 4 टीमें आप विधायक अमनातुल्लाह खान और उनके बेटे अनस की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। 16 तारीख को भी पुलिस की टीमों ने विधायक, उनके पुत्र और एक अन्य की तलाश में दिल्ली के 3 ठिकानों पर दबिश दी और दोनों नहीं मिले। इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक अमनातुल्लाह खान के द्वारा जिला न्यायालय में सरेंडर की अर्जी लगाने की चर्चा भी है। इसकी पुष्टि नहीं हुई है अभी। नोएडा पुलिस के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस से केस में नामजद आप विधायक, उनके बेटे और साथी अबू बकर के आपराधिक इतिहास की जानकारी मांगी है। इस मामले में सोमवार को आप विधायक के मैनेजर इकरार अहमद को फेज 1 पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में SC/ST के धारा बढ़ाने के साथ ही आप विधायक अमनातुल्लाह, उनके बेटे अनस और अबू बकर के खिलाफ NBW भी जारी कर दिया है। पेट्रोल पंप के संचालक ने फेज 1 थाने में विधायक और उसके बेटे के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराने के बाद पिता और बेटे दोनों फरार बताए जा रहे हैं। ये अभी कुछ दिनों पूर्व थाना फेज 1 पर पेट्रोल पंप पर मारपीट के संदर्भ में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि अमनातुल्लाह, उनका बेटा एवं अन्य लोगों पे आरोप था। इसमें विवेचक के द्वारा वहां पर जो पेट्रोल पंप के जितने भी पीड़ित थे उनका बयान लिया गया था, CCTV कैमरे देखे गए थे, अन्य गवाहों के बयान लिए गए थे, जिस आधार पर उसमें SC/ST एक्ट धारा 307 IPC एवं अन्य जो रेलेवेंट सेक्शन थे साक्ष्य के हिसाब से उनमें तरमीम किया गया था। विवेचना प्रारंभ की गई थी। हमारी 4 टीमों के द्वारा जो गठन किया गया है वो इनके अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार लगी हुई है। एक अभियुक्त इकरार को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। शीघ्र ही इसमें जितने भी अभियुक्त हैं जो भी प्रकाश में और आएंगे उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कठोरतम धाराओं में सुनिश्चित की जाएगी।